आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया। ज्ञान के दीप जलाए, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। आज हमारे साथ जुड़ी है विधि दीदी। और विधि दीदी मानव अभ्यास दर्शन इस पुस्तक पर आधारित प्रस्तुतियां मुझे दीदी आ रख रही है अभी यही ना। अभी जाएगा आज। इन 4 प्रस्तुतियों के ये माध्यम से दिखने अच्छा ना जीवन ये लक्ष्य कर क्या, दीजिए, ये बड़ा कर दीजिए। हमारी अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि, इसके बारे में स्पष्टीकरण, पुस्तक पठन को लेकर निष्कर्ष, पूरा लिखा व्यवहार में होगा। आने वाली चुनौतियों का सामना, हमारी समझ का विस्तार, नए कौशल और जीने में आत्मविश्वास, इन सारे मुद्दे को स्पर्श करते हुए हम सुनेंगे विधि दीदी की प्रस्तुति। पर इसके पहले दीदी हम हम्म। पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपकी अब तक की कृपया बताइए, और आगे कल जो आपने प्रस्तुति रखी थी उसी हाँ श्रोता को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, नमस्ते। इसमें तो एक तो आपकी चर्चा हुई होगी शाम को हुई आप सबकी चर्चा कल। जी दीदी। कल हो गई ना। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो मेरे बारे में मैं रखूंगी तो अ, मेरी जो क्या बोलते हैं परिचय का कहाँ से शुरू करूं। मैं और मेरे श्रीमान जी, बालमुकुंद जी, हम लोग हम लोग का विवाह 2012 में हुआ था। और उसके पूर्व मैं 2009 से 2008 में बाबा जी से मिली थी, और अमरकंटक में। और उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक तरह से कि अम, एक के बाद एक श्रृंखला जो शिविर की शुरू हुई। मतलब एक एक महीने का एक शिविर हुआ था, उसके बाद एक 6 महीने का शिविर था जो कि 20 दिन 10 दिन वाला था, जिसको बाबा जी बोलते थे धरती का पहला अध्ययन शिविर। तो उसमें अपन कर रहे थे 2009 में। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मतलब बाबा जी से अच्छा बातचीत हुआ, और मेरे को ऐसा दिखा कि मेरे अंदर जितने भी जिज्ञासा थी वो मैंने सारी उनसे पूछी है। जितना भी मतलब मतलब जीते जीते जितना बन रहा था वो मैंने काफी उनसे पूछा। और मैंने ये भी देखा कि मेरी जो पढ़ाई है, जो भी मैं अध्ययन कर रही थी, उसमें पहले बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी सारे बनते थे।
तो या थ्योरेटिकल दिक्कतें बहुत सारी आती थी मुझे, जैसे पढ़ने में मन नहीं लगना, या बहुत बेसिक जो होता है कि कक्षा में कुछ कहा जा रहा है तो उसका कुछ और अर्थ ले लेना। और एक और एस्पेक्ट आता था कि इसको बोलेंगे कि मतलब प्रबोधक लाइक करना, जैसे जैसे एक टाइम पे हम एक प्रबोधक को बहुत पसंद करते थे, फिर फिर कुछ समय बाद दूसरे प्रबोधक आए तो फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो क्योंकि सबकी शैली अलग होती है। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अध्ययन की बिल्कुल मतलब बिल्कुल लोएस्ट सीढ़ी से स्टार्ट करके, जब मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मुझे समझ ही नहीं आ सकता है, मतलब मैं क्लास में बैठती थी तो मेरे साथ सारे ऐसे मतलब शिक्षक थे मेरे साथ ग्रुप में 2009 में। तो शिक्षकों का एक बहुत अच्छा अभ्यास होता है कि वो कोई बात को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं और उसे रख पाते हैं, और मुझे लगता था मैं तो एक लाइन या एक शब्द भी नहीं आत्मसात कर पा रही हूँ। तो काफी मैंने मतलब छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, हमें लगता है कि हमसे होगा ही नहीं, तो इन सब को काफी मैंने पार किया, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों को। उस समय विवाह नहीं हुआ था तो काफी सारा ये भी था कि अ, योग्य वर कैसे मिले है ना, हम कैसे योग्य हो जाए, मतलब अ, ये भी सब चीजें थी। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी मतलब उस तरह से इम्पोर्टेंट है कि मतलब एक तो मेरा आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है और मैं आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी भी मैं अहमदाबाद में रहकर आर्किटेक्चर की वो करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। तो लेकिन वो जर्नी से ज्यादा मुझे जो बाबा जी के साथ जो मेरा जो प्रोसेस रहा और अध्ययन का जो समझ आया मुझे, जैसे थ्योरेटिकल से लेकर जीने से क्वेश्चंस पूछना, जैसे मैं जीने के क्वेश्चंस ही नहीं पूछती थी पहले, तो वो एक काफी मुझे लगता है कि एक बड़ा शिफ्ट आया मेरे अंदर। तो इस तरह से करते करते फिर मतलब जब एक्चुअली में जीने जा रहे हैं हम, एक्चुअली हम विवाह कर रहे हैं, विवाह के बाद फिर क्वेश्चन पूछना कि भाई हम कैसे साथ में चलेंगे, कैसे है ना, क्या क्या इश्यूज आते हैं उन पे बात करना। तो ये मतलब मैं अगर इसको देखूं कि मेरी लाइफ जर्नी वर्सेस मेरी जो अध्ययन की जो जर्नी है, तो अध्ययन की जो जर्नी है वो एक काफी ये है। I'm getting distracted. Yeah, it's okay. Okay. तो ये एक चीज है। और इसमें मतलब कैसे कई चीजें थी, जैसे कई चीजें थी मुझे समझ नहीं आती थी तो उनको मैं याद कर लेती थी। तो एक ये बड़ा टूल रहा कि अ, पढ़ते हैं तो याद कर लें, है ना। तो कई चीजों को मैं बिठा लेती थी, उसको बार बार सोचती रही, तो कई कई दर्शन में कई चीजें हैं जिसको मैंने आ, याद कर लिया और ये सोचा कि इसको और बैठेगा ये अंदर। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जीते जीते आपस में चर्चा करते करते और संबंध में संबंध के इश्यूज को क्वेश्चन करते हुए, मुझे लगता है कि ये एक मेरी जर्नी रही है। और बाकी अगर हम इसके पास्ट में जाएंगे तो मैंने एक तरह से छोटे संक्षिप्त में बोले तो मैंने काफी भारत को काफी ट्रैवल किया था, मतलब विवाह के पूर्व। और 4 साल, 4 साढ़े 4 साल मैंने अ, जितने भी अच्छे लोग हैं अपने विद्या विद्या बोल रही हूँ, मतलब देश में जितने भी अच्छे लोग हैं उन सभी लोगों को मतलब उन सभी लोगों को काफी मैंने, जैसे पानी का काम होता है, जैसे अभी जो वीडियो दिखा रहे थे तो वो पानी का जैसे बता रहे हैं, तो इस पर काफी मेरा गहरा शोध रहा कि मैं जो नॉर्मल
जैसे आर्किटेक्चर में मतलब ऑफिस में गई, फिर ऑफिस से वहां गई, कि ऑफिस से वहां मुझे ऐसा लगा कि ये आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट इट्स ओके, जस्ट आई थिंक डोंट नो। सो हाँ, तो एक तो वो वाला रहा कि काफी मुझे मतलब आवास के काम में ये रहा कि एक तो बहुत शोबाजी रहती है, वहां से निकलकर कि ये एंड में प्रकृति की संसाधन ही है, और फिर गांव में जाके देखना कि किस तरह से, गांव में जाके किस तरह से देखना कि कैसे गांव में हम पानी को और सारे संसाधनों को, जंगल को, गाय के चारागाह को, सबको कैसे मतलब करा जाए। तो मेरा वो काफी अच्छा शोध रहा। और एक बड़ा मेरा एक शोध रहा जीवन विद्या से जुड़ने के पहले, जो कि मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण था, कि मेरा जो सार रहा 4 साल का, 4 साल का जो मेरा सार था वो ये था कि मतलब मैं शहर से थी, मतलब दिल्ली में रहती थी, तो एक शहरी, एक अलग जीने का तरीका होता है, और मैं गांव में जाती थी तो गांव में बिल्कुल अलग। तो उस समय भाषा तो नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे जीवन विद्या करते गए वैसे समझ आया कि एक तरह से आदर्शवाद, गांव में आदर्शवाद को जीना मुझे पसंद आता था, और वो मुझे शहर के भौतिकवादी जीवनी से अलग, मतलब बेहतर लगता था। फिर किसी मायने में मुझे गांव के कुछ चीजें ठीक नहीं लगती थी, तो उसमें शहर के कुछ एस्पेक्ट जैसे तर्क हो गया, या दूसरे प्रकार की जो समाधान है, और समानता, इस तरह की चीजें काफी ठीक लगती थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी जीवन विद्या से जुड़ने के पहले कि जीना कैसे है, मतलब भौतिकवादी विधि से जिए कि आदर्शवादी विधि से जिए। ये दो मेरे अंदर काफी क्वेश्चंस थे। तो जब मैं दर्शन से जुड़ी हूं तो मुझे हमारे इतने अच्छे अच्छे सब प्रबोधक रहे हैं, योगेश भैया, स्वर्णा दीदी, सोम भैया, निताशा भाभी, और भी भाई बहन बहुत सारे। तो सभी लोगों के उसमें मैंने ये देखा कि ये एस्पेक्ट कैसे सहअस्तित्ववाद पूरा कर रहा है। तो मैं जब दर्शन से जुड़ी थी तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा कि इसको सॉर्ट करना, आदर्शवाद और भौतिकवाद को, और इससे कैसे हम सहअस्तित्ववाद में पहुंच सकते हैं। ये एक मुझे स्टार्टिंग में ही स्ट्राइक हुआ। जब मैंने 7 दिन का शिविर किया तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर एक जीने में एक विकल्प की बात हो रही है, जो कि मैं इतना ट्रैवल करके आई, मुझे बहुत कुछ मिला। भारत में बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन ये जो एक मार्मिक बात है कि सहअस्तित्ववादी जीना एक महत्वपूर्ण चीज है, वो एक चीज मुझे दर्शन से मिली। तो इसके अलावा और क्या परिचय दूं, आप लोग बताइए। जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही हाँ। अच्छी जर्नी रही। आपने बताया कि जो वाङ्मय शुरू में वाङ्मय पढ़ना शुरू किया तो याद नहीं रहता था, मन नहीं लगता था, तो वैसा ही हमारा हो रहा है। ये जो वाङ्मय है वो कठिन हेवी लग रहा है। तो आपकी जर्नी सुनी तो अच्छा लगा कि जो कुछ पढ़ेंगे वो याद करना है और समझ लेना है अच्छी तरह से। हम्म। तो आज हम आगे बढ़ सकते हैं दीदी आज जी की प्रस्तुति के लिए। जी जी। अ, अभी कुछ आपको ये ऑफ हो गया क्या? नहीं। अच्छा, तो ये आपको कुछ कोई क्वेश्चंस हैं, कल आप लोगों ने अगर चर्चा करी हो तो? अच्छा, तो मैं बोर्ड पे रख सकती हूँ आज। कोई आप लोग की जिज्ञासाएं हैं कल की प्रस्तुति की? आप लोग के अंदर कुछ बना, क्योंकि कल काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हुआ था। मैं रिकैप भी कर सकती हूँ।
थोड़ा रिकैप कर दीजिए दीदी जी प्लीज। जी जी जी। आप बताना अगर दिख रहा है तो इसको आगे ले लो। हाँ ओके। तो एक तो हम इसको देखेंगे, कल हमने जो बात करी थी। ओके। कल हमने जो बात करी थी कि एक तो हमने रखा था कि अगर हम इसको सार करने जाएं या हम पढ़ने जाएं तो हमको इसमें 3 एस्पेक्ट्स दिखेंगे, है ना। अभ्यास, अभ्यास मतलब अभ्यास एक क्रिया है ना। अभ्यास एक क्रिया है और क्रिया के पीछे एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है और एक उपलब्धि होती है। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो हमने कल बात करी थी पहले उपलब्धि की, कि उपलब्धि जो है, उपलब्धि हमको कहाँ पहुंचना है ना। तो हमने ये रखा था कि अगर हम अभी समझे नहीं है तो हमारी उपलब्धि क्या होगी, मानव चेतना पे पहुंचना, है ना। मानव चेतना पे पहुंचना मतलब अनुभव संपन्न होना और प्रमाणित करना, है ना। ये होगी हमारी उपलब्धि। अगर हम में से किसी को मानव चेतना प्राप्त हो जाए तो उनकी उपलब्धि होगी देव चेतना। देव चेतना प्राप्त कर ले तो उपलब्धि होगी दिव्य चेतना। ठीक है। अभी लाइट नहीं आ रहा, अभी ऑफ हो गया, लाइट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं। हाँ अभी आपको पढ़ने में आ रहा है सबको, नहीं पहले आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। तो जी दीदी। ये हो गया, है ना। अब हम इस पे आते हैं कि हमारे, हमने कल बात करी प्रक्रिया की। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रक्रिया में 2 चीजें देखते हैं, एक अनुभव गामी प्रक्रिया, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं अध्ययन विधि। तो एक हो गई अध्ययन विधि। आप सबको दिख रहा है? जी आप सब, पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ ये बीच बीच में कुछ हो रहा है, मालूम नहीं, ये ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ तो हम भैया आगे लाइट कंटिन्यू ज्यादा हो करते हैं। गया अभी। हाँ जी, लाइट, हाँ अभी ठीक है। अभी दिख रहे हैं। ओके। तो एक तो ना अध्ययन विधि, तो अध्ययन विधि एक प्रक्रिया किसके लिए, हमको समझना है ना। और एक हो गई अनुभव मूलक विधि। ये मैं दोनों इसलिए लिख रही हूं क्योंकि पढ़ते पढ़ते कुछ वाक्य अनुभव मूलक विधि के आएंगे, तो वो इधर है, देव चेतना से दिव्य चेतना। तो अभ्यास यहां भी हो रहा है, अभ्यास यहां भी हो रहा है, दोनों जगह पे अभ्यास है। तो ये तो एक पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो कई बार वाक्य आएंगे कि के लिए लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है, उससे हमको ये स्पष्ट होगा कि हम क्यों पढ़ रहे, क्यों हम अभ्यास करें, है ना। दूसरा हो गया कि हमारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया की बात हो रही है कि ये वाली प्रक्रिया की बात हो रही है। ठीक है, ये पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूं। अब हम इस पर आते हैं कि ये जो उपलब्धि है ना, ये उपलब्धि को हम कैसे देखें, और प्रक्रिया के माध्यम से हमको दिखेगा कि जिसको प्रक्रिया बोल रहे हैं उसमें बोल रहे हैं श्रवण और मनन, है ना। या फिर अगर हम इसको अभ्यास की भाषा में बात करें तो, एक सेकेंड, हाँ हम अभ्यास का बात करें तो, एक सेकेंड, हाँ तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शास्त्र अभ्यास की।
तो शास्त्र अभ्यास मुख्यतः श्रवण के लिए महत्वपूर्ण है ना। फिर हम बात कर रहे हैं व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास के, है ना। और लास्ट में बोल रहे हैं निधिध्यासन, चिंतन अभ्यास, है ना, चिंतन अभ्यास। तो प्रक्रिया में जाएंगे तो यही है। तो ये बड़े बड़े शब्द नहीं है, ये बेसिकली है शब्द को लेकर हमारी पकड़ होना, है ना। शब्द को लेकर हम कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको इंटरप्रेट ठीक से करते हैं, जोड़ पाते हैं, है ना। फिर हम व्यवहार अभ्यास की बात करते हैं, कर्म अभ्यास की बात करते हैं और चिंतन अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से मुख्यतः श्रवण और मनन हो रहा है और ये हमारे लिए प्रक्रिया है, ठीक है। रहने दीजिए, फिर नहीं दिख रहा है वो ये लाइट है। हाँ तो कम कर दे, मैं नहीं दिखूंगी चलेगा, मैं नहीं दिखूंगी चलेगा। हाँ सी है, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक, अभी ठीक, ठीक, ठीक है। तो कल हमारी जो बात हुई उपलब्धि को लेकर हुई, प्रक्रिया को लेकर हुई, है ना। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो हाईलाइट वाली बात ये है कि हमने कल रखा था कि, और इसको पहले पूरा कर लेते हैं, नियम की हमने बात करी। नियम मतलब आधार। तो हम लोग जो सब इसमें जा रहे हैं इसको अध्ययन करने के लिए, हम इसलिए अध्ययन करने जा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक जागृत मानव है जो जिन्होंने कहा है कि इस अध्ययन विधि से हमको अनुभव हो सकता है। ये जागृत मानव का नाम है नागराज जी। ये नाम इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम गुरु रूप में स्वीकारते हैं और गुरु रूप में स्वीकारने के क्रम में हम खुद को शिष्य रूप में स्वीकारते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूसरे को गुरु रूप में स्वीकारना एक भाग होता है, लेकिन खुद को शिष्य रूप में स्वीकारना, क्योंकि शिष्य रूप में स्वीकारते हैं तो एक प्रक्रिया बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम आधार मानते हैं, हम शिष्य हैं, तो हम शिष्य क्या प्रक्रिया लेंगे वो तय होगा कि हमारा गुरु कौन है ना। अगर हमारे पास मान लो मल्टीपल गुरु हैं, है ना, हमने मान लो 4 गुरु बना रखे हैं, तो 4 गुरु की 4 प्रक्रिया हो गई, फिर उपलब्धि कैसे होएगी, है ना। तो ये भी एक दर्शन में एक बड़ा पड़ाव है कि हमने क्योंकि कई मान रखे होते हैं, अब प्रक्रिया भी सबकी फॉलो करते हैं, सबकी फॉलो करते हैं, फिर कहते हैं उपलब्धि नहीं हो रही है। तो कोई भी एक गुरु को फाइनल कर लिया जाए और उनकी प्रक्रिया में जाया जाए और देखा जाए कि उपलब्धि हो रही है तो ठीक है ना। और फिर उस रूप में एक्चुअली विकल्प रूप में यहाँ जीवन विद्या बोल रहे हैं कि अगर आप जागृत मानव यहाँ दर्शन में नागराज जी को मानते हैं, उन्होंने एक अध्ययन विधि प्रस्तावित करी है। अध्ययन विधि मतलब शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो उपलब्धि होगी, है ना, आदमी को अनुभव होगा। किस चीज का अनुभव होगा? सच्चाई का अनुभव होगा। तो कल हमने बात ये करी थी कि सच्चाई को जीना, सच्चाई को बोल पाना और सच्चाई समझ में आना, कुल मिला के हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगेन द लाइट इज नॉट कमिंग, इसको बंद करो। हाँ हाँ बेटर, ठीक है। तो इतनी बात कल हुई थी हमारी, है ना। तो नियम, प्रक्रिया, उपलब्धि। अब बताइए, तो इसमें इसमें एक और, अब अगेन द थिंग इज नॉट कमिंग, आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू दिस। बार बार वो हो रहा है भाई चेंजिंग। तो इसमें अब आते हैं, तो एक और कल मैंने जो बात ध्यान रखी थी कि प्रक्रिया में जाएंगे तो हमें दिखता है कि हम ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं लेते हैं, है ना। जैसे हमने कल रखा था कि आदर्शवाद और भौतिकवाद का हम कोई मिक्स कर लेते हैं, है ना। तो कुछ प्रक्रिया भौतिकवाद की होती है, कुछ आदर्शवाद की होती है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन सी भौतिकवादी होती है। जब हम जीते हैं तो हम भौतिकवादी जीते हैं,
जब हम बोलते हैं तो हम आदर्शवादी बोलते हैं, है ना। ज्यादातर ऐसे ही रहता है ना। जीना हम सबका भौतिकवादी होता है ना। हमको सब प्रकार का सुख सुविधा चाहिए, है ना। और बोलने के समय हम आदर्शवादी होते हैं, या फिर कुछ प्रक्रियाएं हम आदर्शवादी ले लेते हैं, है ना। ऐसे करते हैं, त्याग भोग कुछ ना कुछ मिक्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हम प्रक्रिया में जाएंगे और हम सहअस्तित्ववाद की प्रैक्टिस कर सकें, ये एक मुद्दा है। ये एक कल बात हुआ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कल और हुआ था कि हमको जो भी अभ्यास करना है, तो अभ्यास गलती का नहीं होता है, अभ्यास सही का होता है। तो अभ्यास किसका करना है? कुल मिला के जागृत मानव के जीने का ही अभ्यास करना है। जागृत मानव के जो जीना है, क्या जीना है जागृत मानव का? कार्य का एक आयाम है, व्यवहार का आयाम है, विचार का आयाम है, और अनुभव का आयाम है। जागृत मानव की ये चार आयाम है। ये चार आयामों में हम वैसा, हम जब अभ्यास करते हैं तो जागृत मानव को पढ़ते हैं पुस्तक में, उनके विचारों को हम समझते हैं, उनके व्यवहार को हम जीने जाते हैं, उनके कार्य को जीने जाते हैं, और उनका जो अनुभव है उसके लिए हम चिंतन अभ्यास करते हैं। अगेन द थिंग इज ऑफ, डोंट शिफ्ट इट, आई थिंक डोंट शिफ्ट इट, व्हाई आर यू शिफ्टिंग? नो, इट्स नॉट वर्किंग, डोंट शिफ्ट इट, नो। दीदी थोड़ा सा वो स्क्रीन कौन आपका से? फेस दिखे तो अच्छा रहेगा दीदी। अच्छा, ऐसे थोड़ा बैठ सा जाते फेस आपका दिखेगा तो सही बात है, ठीक बाद में बात है, सब देखेंगे ना। हाँ जी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अच्छा हाँ तो वो फिर कनेक्ट ज्यादा अच्छा बनेगा। जी जी जी, बिल्कुल बैठना नहीं, बिल्कुल। आप खड़े होके कीजिए, थोड़ा सा हाँ इसको हाँ एडजस्ट कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो हाँ, मच। अभी दिख गया। नो, तो देखिए अभी इसको आप कर लीजिएगा। तो अपन ने इतनी बात कल करी थी। इट्स नॉट कम, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट के प्रॉब्लम। तो बताइए, कोई जिज्ञासा है अभी जब तक स्क्रीन एडजस्ट हो रहा है? आप लोग बताइए, अभी मैंने रख दी बात कल की, है ना। पूरा जो बात हुआ कल वो मैंने पूरा रख दिया है। आप बताइए, कोई इसमें जिज्ञासा है? नो, अब आए। ये लाइट की वजह से हम्म, तेज लाइट को मैंने ओके, तो बताइए। ओके, हाँ बताइए। तो अभी बोर्ड सबको दिख रहा है? बहुत मैं हौच पौच लिखती हूँ लेकिन है ना, कुल मिला के इतना ही है। दिख रहा है दीदी, बढ़िया दिख रहा है। हम्म, तो इसमें बताइए, कोई जिज्ञासा है इसको देख के? अभी लग रहा हो कल कोई क्वेश्चंस बने हो? जी, पूर्णिमा दीदी का हैंड रेज है। जी जी हेलो, नमस्ते जी, सभी को। नमस्ते। तो जैसे हमारा आधार हमें नियम समझना है, आई नियम वॉन्ट के टू अनुसार सी। जीना है। नहीं, वो जो नियम माने वही तीनों नियम है ना, हाँ जी, बौद्धिक व सामाजिक और सॉरी। हाँ नियम। हमारा आधार जो है अभ्यास का नियम होना चाहिए, है ना। नियम मतलब नियम को समझे, वही तीन नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। इन सबको समझे, उसके अनुसार जिए, ये हमारा आधार होना चाहिए, है ना। नहीं, मैं आधार को तो देखिए, आधार की आप परिभाषा देखेंगे तो अच्छा रहेगा सब लोग। अगर हम हाँ। आधार की परिभाषा को देखें, है ना, हम्म एक बार हम हम्म सब हम्म, आधार की परिभाषा खोजें तो अच्छा रहेगा। देखिए आधार की क्या परिभाषा है। हाँ, मिल गई मुझे। मिल गई, बताइए। हाँ, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञानावस्था प्रकट होने के लिए यह धरती,
हम्म ज्ञानावस्था में देवत्व, हम्म दिव्यत्व, हम्म ज्ञान, हम्म विवेक व विज्ञान सहज प्रमाण का आधार मानव परंपरा में हम्म से के लिए है। हम्म दूसरी परिभाषा है आश्रित के लिए अनन्य अनन्य रूपी महत्ता। हम्म जी। तो ये दो परिभाषा है। हाँ, तो इसको अगर हम देखें तो असल में देखिए, आधार जिसको भी हम नियम बोल रहे हैं, है ना, वो हम्म असल में हम्म नियम का मतलब होता है संबंध। जैसे नियम जड़ के लिए नियम है, मानव के लिए नियम हम्म संबंध होता है। जैसे मान लो ठीक। क्रिया में हम जाए, मैं एक क्रिया हूं, है ना, आप एक क्रिया हम्म है, तो हमारे जी। बीच एक संबंध है ना। हम्म तो संबंध संबंध की रोशनी में फिर ये बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम और इनकी बात हो रही है ना। ठीक है। मतलब अगर संबंध ही नहीं है तो कोई नियम का हम बात ही नहीं कर हाँ सकते, है ना। हाँ ना चाहिए हाँ। है ना, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वो कोई थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे नियम हमने बोला, बौद्धिक नियम, असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता, अभय, ठीक है, मान लेते हैं। हाँ अब ये कहाँ देखेंगे हम अपने में असंग्रह ही कहाँ देखेंगे। देखेंगे, अभय कहाँ देखेंगे, सन- है ना। तो उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जिया है उनको ही देखेंगे, हम्म है ना। तो हम्म मतलब जितने भी प्राकृत सामाजिक नियम, स्वधन स्वनारी व्यापुन कार्यवाह, बाहर से तो सभी दिखते हैं, आप भी दिखते हैं, हम भी दिखते हैं, सभी दिखते हैं ना। लेकिन यहाँ हम्म जो स्वधन स्वनारी व्यापुन कार्यवाह की बात हो रही, वो कोई कैसे जी रहा है, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कायिक रूप से वो कर पा रहे हैं, है ना। तो उसके हम्म, पीछे आधार हमेशा मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना ही रहेंगे। अब यहाँ पर हम ठीक है। बात आगे की कर रहे हैं कि बेसिकली संबंध में हमने अपने आप को शिष्य माना है, नहीं माना है, और नागराज जी को हम्म गुरु माना है कि नहीं, नाम रूप से ले रही हूं। क्यों हाँ इसीलिए हाँ जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया निकल कर आती है। जैसे हमने बहुत सारे हम्म लोगों को अगर गुरु माना है तो हम उनकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं। देखिए, मैं हम्म समझ सकती हूँ कि जैसे बहुत आगे की पीढ़ी रहती है तो बहुत सारे हमने माने रहते हैं, है ना, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही, लेकिन आप सोच के देखेंगे तो उससे कोई प्रक्रिया निकल रही है हम्म ना। ऐसी प्रक्रिया जो यूनिवर्सल हो, तो गुरु मानना, और खुद गुरु तो गुरु है, लेकिन खुद को शिष्य मानना, शिष्य मतलब मैं एक प्रक्रिया फॉलो करूंगी, है ना। हम्म तो वो प्रक्रिया क्या होगी कि जो भी शब्द मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, है ना, जो भी मैं जी रही हूँ, तो शब्द, अर्थ, वस्तु, है ना, ये तीनों को अपन कैसे सह अस्तित्व की रोशनी में देख सकें, है ना, और उसके लिए जो अभ्यास करने हैं, है ना, तो वो भी सह अस्तित्ववादी अभ्यास। ये निकल कर कहाँ से आता है, जब नियम, नियम मतलब संबंध, है ना, हमने संबंध पहचाना आ, है ना, गुरु से, तो वहां से ये प्रक्रिया निकल कर आती है। तो इसीलिए हम्म नियम, जब भी हम मानव में नियम लेंगे तो संबंध है, जैसे भाई बहन है, माँ है, पिता है, या आप हम लोग साथ में रहे तो, है ना, आप बड़े हैं तो फिर, है ना, माँ रूप में एक रहता है, बच्चे हैं, ऐसे अलग अलग रिलेशन हो जाते हैं। अभी हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़े बड़े दीदी भाई बहन हो गए, है ना। तो नियम मतलब संबंध, है ना। जैसे बच्चा जो है ठीक। स्कूल जाता है तो वो अध्यापक या अध्यापिका को मानते हैं, तो वहां से फिर वो एक प्रक्रिया निकल कर आती है, वो फिर पढ़ते हैं जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, हम्म उसको मानते हैं। तो और मानव में नियम का, नियम संबंध। हाँ, नियम का मानव में धारक नियम वाहक न्याय है। सब, हाँ, सॉरी, हाँ जी मानव में बोलिए। नियम ये न्याय है हाँ, ना। न्याय, मानव में नियम न्याय है, न्याय मतलब संबंध में जीना। हाँ, संबंध में जीना एक भाग है, पर सारे संबंधों का आधार गुरु शिष्य संबंध हाँ है ना। मतलब हम जो भी संबंध जी रहे हैं उसके कोर में कोई है जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, फिर बाकी परिवार वाले भी उनको श्रेष्ठ मानते हैं। तो हम्म जितने भी संबंध हैं उसमें, क्योंकि देखिए ये हम यहाँ जो हम अभ्यास की बात कर रहे हैं तो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, और उपलब्धि हमको हम्म तभी मिलेगी जब किसी एक जगह पे स्थिरता होगी। तो इस प्रक्रिया में स्थिरता, है ना, संबंधों में स्थिर होना, हम्म फिर ये प्रक्रिया फिर हम परिवार के साथ जिएंगे, समाज में जिएंगे, तो ये प्रक्रिया वहां फिट होनी चाहिए। और उपलब्धि हमको फाइनली
सत्य का अनुभव होना है, सत्य को हम प्रमाणित कर सके, ऐसी जगह पे हम आ सके। मतलब उपलब्धि तो होनी चाहिए ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बताइए, और कोई, किसी को और कुछ पूछना है? कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज हो उन पे पूछ सकते हैं, दीदी जो भी पूछ। ये जो आपने बोला गुरु शिष्य हाँ आधार संबंध है, हाँ तो ये कैसे, मतलब इसको कैसे देखेंगे? आधार जैसे हम मूल्यों में कहते हैं कि विश्वास आधार मूल्य हाँ है। हाँ हाँ, विश्वास के पीछे कोई मानव ही होगा ना। मतलब विश्वास अपने आप में कोई, मतलब हवा नहीं है ना। मतलब हम्म उसको कोई जी रहा है। विश्वास मतलब किसी ने उसको ज्ञान, विश्वास यहाँ पर बोल रहे हैं ज्ञान के साथ स्वयं में विश्वास। भाई, अगर जैसे अभी हम कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना। लेकिन सच कितने गहरे तक है हमारे अंदर। जैसे मैं अभी आपके सामने कोई बात रख रही हूं तो वो बात को मैं भास तक पहुंची हूँ, क्या भास तक पहुंची हूँ, है ना, प्रतीति तक पहुंची हूँ, अनुभूति तक तो नहीं पहुंची हूँ, है ना। तो मैं तो आधार नहीं बन सकती, है ना। आधार तो वही बनेगा आचरण का। देखिए, जीने में मूल्य ले लें, कुछ भी ले लें, फाइनली आचरण का आधार तो किसी को अनुभव हो गया वही बनेगा ना। किसी ने सच्चाई देख ली है, अनुभव कर ली है, वही आधार बनेगा। नहीं, मतलब जैसे अभी आपने बोला ना कि गुरु शिष्य आधार हाँ संबंध है, हाँ। तो तो इसको हाँ कैसे देख, देखें? हाँ, जैसे अगर हम इसको देखने जाएं, आप लोगों ने जैसे विकल्प तो पढ़ लिया है, विकल्प अध्ययन बिंदु। जी। हाँ, तो उसमें अगर आपको स्मरण होगा कि सारे जितने भी संबंध थे, है ना, उनमें मूल्यों का दिया हुआ था, भाई बहन, माता पिता, हाँ जी। पति पत्नी, हाँ जी। है ना। तो गुरु हम्म शिष्य में क्या मूल्य था? गुरु की साइड से प्रेम प्रधान मूल्य था, है ना, प्रेम। ठीक। और उसके बाद फिर अपना वात्सल्य, ममता, सीक्वेंस में, है ना। ठीक। ठीक है। तो ये जो मूल्य है, ये ज्ञान का संबंध है ना, आचरण का संबंध है, प्योरिटी का संबंध है, जीवन टू जीवन का संबंध है ना। तो संबंध में अगर हम जाएंगे, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री है, भाई बहन है, सब में एक तरह से देखेंगे तो मतलब हमारा जो भी जीना हो रहा है, आचरण हो रहा है, हम किसी श्रेष्ठ आचरण को अनुकरण कर रहे हैं। जैसे अभी क्या होता है, बच्चे हैं वो दूसरा आचरण करते हैं, माता पिता दूसरा आचरण करते हैं, है ना। लेकिन हम्म लेकिन किसी एक जगह पे जब बच्चे छोटे थे तब हम किसी को किसी एक आचरण के तहत चलते थे कि नहीं चलते थे? या जैसे दादा दादी किसी तरह से चलते थे तो वैसे हम्म सब लोग चल रहे थे। फिर जैसे जैसे वो मीडिया एज आ गया, सब शिफ्ट हो गया, है ना। जी। तो असल में हम यहाँ पर इसीलिए हम बात कर सकते हैं गुरु शिष्य संबंध की, आधार है ये संबंध, क्योंकि परिवार एक अपने आप में गठन है। मतलब परिवार का एक आचरण है, स्वीकृत आचरण है। ये स्वीकृत आचरण के लिए हम सभी किसी एक को श्रेष्ठ मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं तो आचरण सबका सामरस्यता कैसे होगी? जैसे हम परिवार में किसी को एक बात बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ और ही समझ लेता है उस बात को, है ना, ऐसा होता है ना। हम्म तो हम्म इसका मतलब ये है कि वो कुछ और, हम हमारी भाषा ही अलग हो गई है ना। हमारी, हम जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ और समझ रहे हैं, कुछ और अर्थ समझ रहे हैं, फिर आचरण कैसे हम सामने से रखेंगे? तो यहां पर हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जब ज्ञान का संबंध, पवित्रता का संबंध, श्रेष्ठ क्या है ये हम समझते हैं, तो उसके अनुरूप हम पहले खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, परिवार के बाकी सदस्यों को भी लगता है कि हाँ भाई, यहाँ तो कुछ अच्छा काम हो रहा है, और मुश्किल में तो सभी आते हैं। तो धीरे धीरे करके सभी मानवीय आचरण की तरफ अग्रसर होंगे, और धीरे धीरे करके परिवार में फिर शांति आ जाती है ना। तो इसीलिए आधार है, मतलब गुरु शिष्य संबंध से मेरे अंदर मन स्वस्थता आ रही है। मन स्वस्थता आने से बाकी सारे जितने कलेश हैं, आवेश हैं, वो सब दूर हो गए।
अब मेरी ओर से अगर कलेश और आवेश दूर हो गए या कम हो गए, दूर होना तो एक भाग है, कम हो गए, तो परिवार को तो आराम मिलेगा है ना। फिर परिवार को भी लगेगा कि हम भी आवेश मुक्त हो जाएं, है ना। इसीलिए गुरु शिष्य को मैं आधार बोल रही हूँ, क्योंकि ठीक है। फाइनली संबंधों में प्रॉब्लम तो आवेशों की आती है ना। जी जी। अभी आवेश आ गया या दुखी, हम अंदर से ही दुखी हैं, और फिर हम हाँ, संबंध में जाते हैं और फिर हम सब गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, राइट। बहुत सुंदर, सही बात है। थैंक यू सो मच दीदी, हाँ थैंक। हाँ। और कुछ आप लोगों ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो हम बुक को भी देख सकते हैं, या आप जैसा कहें। और कोई जिज्ञासा हो तो रखें, और इसमें कुछ है पूछना हो, ये क्लियर हुआ जो मैंने रखा? जी दीदी, क्लियर जी हुआ दीदी। है। क्लियर हुआ है? जी ठीक हाँ, है, तो बढ़िया। आगे पुस्तक पे सार रख रखेंगे तो बढ़िया नहीं, रहेगा। पुस्तक का ही सार है ये। हाँ हाँ हाँ। ये इससे आगे। छोटा सार हो ही नहीं सकता। जी जी जी। ये पुस्तक का ही सार है। इनफैक्ट ये रखने का मेरा आशय भी ये था कि आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या होगा, पढ़ने में बात इतनी ही होनी है ना, उसके अलावा कोई बात है नहीं, है ना। देखिए आप वाक्य, कोई हमने कल परिभाषा पढ़ी थी, है ना। परिभाषा में क्या लिखा है, कोई परिभाषा उपलब्धि सेंट्रिक है ना, ज्यादा उपलब्धि की बात कर रही है। कोई परिभाषा है जो प्रक्रिया पे जोर दे रही है ना। कोई परिभाषा है जो नियम पे जोर देगी। तो जब पढ़ेंगे तो उसमें ही इसका ही कोई डिटेल होगा, है ना। तो आप जी इसको खोल के देख सकते हैं। तो इससे इससे कम, इससे ज्यादा सार नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, होगा इतना ही, है ना। तो अभ्यास दर्शन कुल मिला के इतनी है। बस इसको पढ़ते हुए हमको ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ रहे हैं, कल मैंने ये बात रखी थी कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। हम जब पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली, है ना, नागराज जी को सुन रहे हैं। ऐसा हम पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगी चीजें, है ना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। और आप क्यों सुन रहे हैं मुझे ध्यान से? क्योंकि मैं एक मानव रूप में सामने आपसे बात कर रही हूँ। अभी हम पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको लगता है ठीक है, कोई भी नहीं है ना। कोई कोई मुझे, मैं कुछ सोच रही हूँ पढ़ते हुए तो मुझे सुन नहीं रहा है। तो ये कोई मानव है इसके पीछे, है ना, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने जिया है। ऐसे विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, जी दीदी, बहुत चलिए। बढ़िया। दीदी हाँ एक प्रश्न है। हाँ जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते। दीदी, अध्ययन और अभ्यास, हाँ और अभ्यास में अनुभव गामी जाते हुए अभ्यास और अनुभव मूलक आते हाँ हुए अभ्यास, हाँ। ये तीन प्रकार थोड़े स्पष्ट कर दीजिए। अनुभव गामी और अनुभव मूलक तो दो ही हुए ना। और अध्ययन का क्या अर्थ है, अध्ययन और अभ्यास में क्या फर्क है? नहीं, अभ्यास तो अध्ययन का ही एक भाग जी। है ना। जैसे अध्ययन का क्या मतलब है, एक सामान्य भाषा में देखेंगे तो शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, है ना। सत्य का शब्द, सच्चाई वाला शब्द, है ना। सच्चाई को हम, सच्चाई को हम जब जीने में जाते हैं देखने के लिए, और उसका हमने वस्तु रूप में सत्य का हमने समझ लिया और उसको प्रमाणित कर लिया। तो अध्ययन मतलब इतना ही, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। उसी को हम बोल रहे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक है। अच्छा। भाषा आप कुछ भी कर ले, है ना, तो कुल मिला के शब्द है। शब्द में हम शास्त्र अभ्यास करते हैं, है ना। तो हम्म। उसको वो एक अभ्यास हो गया। शब्द में क्या करेंगे, शास्त्र अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, सारी किताब पढ़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, शिविर करेंगे, है ना, पूरा प्रोसेस में हम्म। जाएंगे। तो शास्त्र अभ्यास, है ना। अर्थ के लिए क्या हम्म। करेंगे, तो अर्थ के लिए तो हमको व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास में जाना होगा। तो अर्थ में, अर्थ के लिए हमको ये वाला अभ्यास करना है। और जिसको हम बोल रहे हैं परिवार में जीना, है ना, व्यवहार कहाँ हम्म। होगा, है ना, परिवार में होगा, समाज में होगा, व्यवस्था में होगा। तो उसको पहचानना, उसकी जो बारीकियां हैं उनको देखना कि जीने में कहाँ दिक्कतें आती हैं, संबंधों में कहाँ दिक्कतें आती हैं, है ना।
उसमें हमारा कितना भाग है, दूसरे का कितना है, सिस्टम का कितना है ना, या एक सोसाइटी किस तरह से चलती है ना, मेट्रियार्की पेट्रियार्की, ये सारी चीजें बहुत सारा उसमें है। तो वो वाला एक भाग है प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली हम जीने गए। तो व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास उपयोगी है ना। जैसे हम उत्पादन करने जाते हैं तो हमें बहुत सारा समझ में आता है कि अरे बाप रे, मतलब हमें वैल्यू समझ में आती है। तो ये सब अभ्यास है। फिर चिंतन अभ्यास, वस्तु के लिए चिंतन अभ्यास, है ना। तो ये कुल मिला के अभ्यास, अध्ययन का जो अध्ययन की जो एक तरह से बोलेंगे तो अध्ययन मतलब कि हमें ये अभ्यास करके भास आभास प्रतीति हो रही है ना। तो अध्ययन मतलब हमें चीजों का भास हो, सत्य का भास हो गया, आभास हो गया, है ना। ये अध्ययन का ये फलन है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, ये बिना अभ्यास के कैसे होगी, है ना। तो अभ्यास उसका अध्ययन का एक बड़ा मतलब प्रक्रिया है वो अध्ययन की, जो हमने यहाँ लिखा था ना। यहाँ पर हम गए, उपलब्धि क्या होनी है। तो अभी जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी उपलब्धि क्या होनी है कि हमको भास हो जाए, है ना। फिर हम आभास हो जाए, प्रतीति हो जाए। अभी हम ऐसी उपलब्धि देख रहे हैं, है ना, कि भाई हमको अच्छा लगने लगे, फिर हमको तुलन भी होने लगे, फिर हमको ये भी होने लगे, निधिध्यासन भी, निधिध्यासन बोल रहे हैं, भास आभास प्रतीति अनुभूति, है ना, ये सारा होने लगे। तो ये उपलब्धि है अध्ययनगामी विधि में। प्रक्रिया है शास्त्र अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास और चिंतन अभ्यास। और अध्ययन में मूलतः मैंने जो रखा, मेन चीज है हमने किसको श्रेष्ठ माना है, और वो हमारे संबंधों का आधार संबंध है ना। कि हम शिष्य रूप में अपने आप को स्वीकारते हैं तो हम उस प्रक्रिया को सहज ले लेते हैं। तो इट्स ओके। हाँ। तो आपके क्वेश्चन का कुछ आंसर हुआ या बताइए। जी दीदी, अध्ययन और अभ्यास तो समझ में आया, हाँ जी। लेकिन जागृत होने के बाद भी अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम अभ्यास को बहुत श्रम ले रहे हैं ना। क्योंकि जागृत हो गए मतलब मानव चेतना में प्रमाणित हो गए, ये जो यहाँ दिख रहा है ना। अब हाँ मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना, इसके लिए अभ्यास होगा ना, जी नहीं होगा। जी अभ्यास जी मतलब इसको प्रमाणित करना है। अब जो अनुभव हुआ, सत्य का हमको अनुभव हो गया, तो उसको बाबा जी बोलते हैं मिनिमम ब्यूटीफुल, है ना। मानव चेतना हाँ मतलब है ना न्यूनतम, न्यूनतम सुंदर। तो उसके आगे इसको प्रमाणित करना, प्रमाणित करना मतलब किसमें प्रमाणित करेंगे, कार्य में, व्यवहार में, विचार में, अनुभव में। तो प्रमाणित करने के लिए देव चेतना। तो देव चेतना और मानव चेतना में अंतर क्या हो रहा है। मानव चेतना मतलब जो वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेशना में जी रहे हैं, उसमें जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें जो स्वभाव है वो आत्मसात हो रहा है। देव चेतना में एक तरह से उसको बोलेंगे कि लोकेशना में जी रहे हैं, बाकी जो है हमने प्रैक्टिस कर लिया है वित्तेषणा पुत्रेषणा को, अभी लोकेशना की प्रैक्टिस हो रही है। तो उधर देव चेतना में देव चेतना को प्रमाणित करेंगे, उसके लिए अभ्यास होगा। ज्यादा समाज उन्मुख है ये ज्यादा परिवार उन्मुख है ना। तो ज्यादा परिवार और गांव और, है ना, उस तरह से है। ये वाला थोड़ा और समाज के जगह पे जाएंगे। तो देव चेतना में तो समाज के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। परिवार के अभ्यास अलग होते हैं, समाज के अभ्यास थोड़े अलग होते हैं। तो उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और अब इस पूरे प्रोसेस में फिर दिव्य चेतना, धरती के स्तर पे उसका अभ्यास। तो अभ्यास एक बहुत ही नेचुरल चीज है असल में, इसीलिए यहाँ रख रहे हैं ना, अनुभवगामी विधि अनुभव मूलक। ये कोई श्रम नहीं है ना। शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, या तो हम समझेंगे या तो हम समझाएंगे या उसको जिएंगे, इसी को अभ्यास बोल रहे हैं। है बहुत सिंपल ही बात, सिंपल ही हुई ना। बौद्धिक श्रम तो होते हैं ना दीदी। हाँ,
बौद्धिक श्रम मतलब वही शास्त्र अभ्यास को बोल रहे हैं आप ना? जी। शास्त्र अभ्यास, हाँ, तो शास्त्र अभ्यास एक पड़ाव है, शास्त्र अभ्यास एक बड़ी जगह है, वो तो करनी होगी मेहनत। और उसमें कई बार हमारी पहले से प्रैक्टिस भी नहीं होती ना पढ़ने की, तो भी हम्म। कंसंट्रेट नहीं होता है, तो वो भी एक चीज है। पर यहाँ पर दर्शन बोल रहा है कि पढ़ना जो है वो प्रैक्टिस से नहीं होना है। जैसे शास्त्र अभ्यास भी हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हाईलाइट होना है ना? मतलब हमने पढ़ लिया, मान लो हमने पढ़ लिया, हमें प्रैक्टिस है ना पढ़ने की, हमने पढ़ के सारा याद कर लिया और सुना दिया, तो क्या होगा, मेरे अंदर कुछ नहीं गया, है ना? वो तो जैसे बुक को पढ़ते हैं, हमने भी याद कर लिया, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति होता है, ये होता है, चैतन्य होता है ना? ऐसा कई शिविर कर लें तो शिविर करते करते भी याद हो जाता है। लेकिन इसको इसको जब हम किसी लक्ष्य के साथ पढ़ते हैं, है ना? मैंने ऐसे ही पूछा था बाबा जी से कि मेरे से तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं होता जब मैं जुड़ी थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन सा शब्द किधर जुड़ेगा। तो और मेरी क्लास में सब बुद्धिमान लोग, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो बाबा जी यही बोलते थे कि आप जब भी एक वाक्य पढ़ो तो ये सोचो कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने पूछा बाबा जी क्यों पढ़ रही हूं मैं, तो उन्होंने बोला इसको याद रखना कि मैं समाधान के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? परस्पर मूल्यों में जीने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? अभय के लिए पढ़ रहे हैं और सहअस्तित्व के लिए पढ़ रहे हैं। परस्पर मूल्यों में समृद्धि वाला एस्पेक्ट भी आ गया, तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो ये इस थ्रेड को ध्यान में रखेंगे तो जितना भी मुश्किल है, जैसे मुझसे तो नहीं होता था पढ़ना मुझे कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता था, तो वो यही बोलते थे कि आप इस पे फोकस करो। तो मुझे लगता है आप लोग भी अगर इस तरह से प्रयास करेंगे शास्त्र अभ्यास में कि हमको समाधानित होना है, रहस्य मुक्त होना है, उसके लिए हम पढ़ेंगे, तो मतलब उससे कम में तो उससे क्या, देखिए उपलब्धि हम में ये हो रही है कि हम में विवेक स्थिर हो रहा है ना? पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर कम से कम 14 बुक पढ़ते पढ़ते अंदर से लक्ष्य तो सेट हो ही जाएगा खुद सेट हो ना हो, कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन इतना तो सेट हो जाएगा कि जीवन मूल्य मुझे सुख शांति संतोष आनंद चाहिए, और मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सस्तित्व चाहिए। तो 14 किताब पढ़ते पढ़ते लक्ष्य तो स्थिर हो गया, है ना? समझ में कम आया कोई बात नहीं, फिर दोबारा अटेम्प्ट करिए 14 किताब, फिर 14 किताब अटेम्प्ट करेंगे। तो ये प्रक्रिया बढ़िया है ना? तो अगर हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं और हम शुरुआत में, तो भी हम कम नहीं है ठीक है, हम अपने आप को कम ना माने कि हम कब तो पढ़ेंगे, कब तो हमको इसके सूत्र जुड़ेंगे, है ना? डे वन से हम अपने अंदर लक्ष्य को बिठा के, है ना, इसको आराम से पढ़ सकते हैं और समझेंगे। अगर सूत्र जुड़ने हैं तो जुड़ ही जाएंगे, 1 साल में नहीं जुड़ेंगे तो आप लोग ने तो 10 साल का पीरियड ले रखा है, 10 साल में जुड़ जाएंगे जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे बढ़ सकते हैं आगे दीदी? बढ़े, ठीक है, तो आप सब लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं सोच रही थी सब थोड़ा पढ़ के नहीं आते हैं क्या, मतलब इसमें नहीं दीदी, हमारा ना अभी शाम की गोष्ठी में जीवन विद्या एक परिचय बुक पढ़ना शुरू है। ओ ओ, अच्छा, ओके, अभी ये बुक शुरू ही नहीं हुआ शाम की गोष्ठी में ओ, पढ़ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए ज्यादा प्रश्न भी नहीं आएंगे, जो हाँ, इन जनरल प्रश्न है वही आएंगे। वही आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ। समय भी इतना है, तो देख लीजिए, फिर पुस्तक खोल लीजिए तो आप लोग को थोड़ा आइडिया पड़ेगा, या तो इसकी अनुक्रमिक क्रमणिका को देखिए, है ना, इतना मिनिमम अपन देख लें तो हमको एक आइडिया पड़ेगा कि भाई इसमें हम बात कर रहे हैं, है ना, इसमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो अभ्यास दर्शन, अभ्यास की अनिवार्यता, है ना, अभ्युदय की अनिवार्यता, अखंड समाज गति, सहज सामाजिकता को की अनिवार्यता, सामाजिकता का अध्ययन, देखिए उस वही ये सारे जितना भी लिखा है, इसको इस सारे
को हमको परिभाषा के साथ जोड़ जोड़ के, एक तो डिटेल में पढ़ना एक चीज है ना, और इस लाइट में थोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी पुस्तक में इतना ही है, इसी में से किसी एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर खोलें अभ्यास दर्शन का, तो शुरुआत में उसको पूरा प्लेस कर रहे हैं ना, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही, पर इसमें व्यंजनीयता की बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई हम पे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, हम पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर क्या असर होता है। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उससे हमारे जीवन पे कुछ असर हो रहा है ना, आप पे भी हो रहा है, मैं क्लास ले रही हूँ मुझ पे भी हो रहा है। तो वो जो अपने पे जो उसको बोल रहे हैं, उसको साक्षात्कार की ओर, है ना, जाने की बात कर रहे हैं, कि जितना भी हम पठन करते हैं उसका जो दिशा है वो, उसमें प्रत्यावर्तन की क्रिया शुरू हो जाती है ना। तो उस ओर इसमें काफी हाईलाइट किया है। तो ऐसे हम देखेंगे तो पूरी पुस्तक में इसके अलावा और कुछ बात नहीं है, इतना ही बात है, उसको ही डिटेल में है, ये उसका अर्थ है, ये सार है। इसको और कैसे करें? जी आप लोग दीदी, साथ में जो पढ़ते तो ठीक रहता। हाँ दीदी, जो हर एक यूनिट है इसमें, हाँ उस यूनिट में जो सार है वो थोड़ा हाँ, थोड़ा बताइए, बताते जाइए। पता नहीं, मतलब मुझे ये बहुत फेयर तो लगता नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग सार निकालेंगे तो ज्यादा ठीक है। मतलब जी देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग का प्रोसेस अभी चल नहीं रहा पैरेलल, लेकिन उसमें इतना ही होगा कि फिर उसमें सारे तो नहीं हो पाएंगे, है ना। देखिए इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो मेरे नहीं बाद नहीं, अगर कोई और भी ले रहे ओवरऑल हैं पूरे अभ्यास बुक दर्शन, का जो हाँ, हम्म मेरे बाद भी कोई और ले ओवरऑल, रहे हैं अभ्यास दर्शन का, और कोई कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आप बोलेंगे तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, वही होता है कि वो हर चैप्टर फिर आप लेंगे तो उसमें फिर वो डेप्थ में जाएंगे फिर, तो वो आप जी। कैसे करेंगे? आप लोग सोच लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लूंगी। हर एक चैप्टर तो नहीं हो सकता दीदी, जो हम्म टाइम पीरियड हमें मिला है। हम्म। ओवरऑल इसका पूरे बुक का जो थोड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसका सार हमें आपसे अपेक्षित है। सार तो दे दिया मैंने। ठीक है। अभी क्या सार दो? देखिए इसमें हम डिटेल में जाते हैं तो और ऐसे निकालने को पॉइंट्स निकल जाएंगे। जैसे अगर हम या तो अनुक्रमिक क्रमणिका को करें, ये कर सकते हैं कि हम्म भाई जितने भी अनुक्रमिका है 54 पॉइंट तक, है ना, एक वो तरीका है कि सिर्फ उसको लिया जाए, उस पे बात करी जाए, है ना, कि भाई इनके टाइटल्स जो हैं सारे, उस पे बात कर लेंगे, कल से ऐसा कर लेंगे, है ना। जी, वही मैंने बोला अभी तो कि जो 6 बज रहा यूनिट्स है। है, हाँ हम्म हाँ, उनको या तो उनको ये कर जो लेंगे, डिटेल में तो नहीं हो पाएगा, है ना। अनुक्रमणिका है, हम्म, हाँ उसी क्रम से जाएंगे दीदी, अनुक्रमणिका से। ठीक है, तो कम से कम सब लोग वो पढ़ के नहीं आ सकते अनुक्रमिका में? जी जी जी, जरूर जरूर। है ना। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे फिर, है ना। तो इसकी जी शुरुआत अभी करनी है, पर क्या टाइम हो गया, क्या 6 बज गया? 6:02 हो रहा है, 6:03 हो रहा है, नहीं, कितने बजे अपन अभी क्लोज करें? रुकते हैं दीदी, अच्छा ठीक है, तो अभी ठीक है। रुकते हैं। हाँ, तो इसको क्लोज करते हैं, तो कल हम लोग फिर इसको थोड़ा थोड़ा इस पे बात कर लेंगे, है ना। तो 2 दिन बचे हैं अपने पास, तो 54 पॉइंट तक कर लेंगे बात, है ना, उसमें और डिटेल में इसके उसमें चले जाएंगे, है ना। फिर भी अगर आप लोग के पास, अगर शाम को बैठते हैं तो थोड़ा भी आप लोग 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते क्या इसके लिए कुछ, आई डोंट नो, जी जी जी, 15 मिनट प्रश्न अगर, निकाल सकते हैं सभी हाँ अध्ययनार्थी, अपने अपने अभ्यास दर्शन बुक पर प्रश्न निकाल कर दीदी से पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ हो तो क्या है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रख दूंगी, है ना, उपदेशात्मक रूप से तो रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कल मैं इस बिल्कुल। पे आगे बात कर लेंगे,
कोई जिज्ञासा हो, कुल मिला के इस पे अगर कुछ होती है ना, तो क्या है, वो बहुत प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं असल में। मैंने ये रखा है इसीलिए क्योंकि जीते समय ना ये दिक्कतें आती हैं, या पढ़ते समय दिक्कतें आती हैं। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है तो बढ़िया है, और हम इसको फॉलो करेंगे कल से, है ना? ठीक है, चलिए, ओके, बढ़िया, नमस्ते, बढ़िया, आपने अवसर दिया, है ना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते, हमें भी बढ़िया लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, ठीक है, जी, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते थैंक यू दीदी, थैंक नमस्ते यू, सभी को। नमस्ते, जी नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते दीदी भैया। थैंक यू, नमस्ते भैया।